जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान श्री सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज बड़ा इंपॉर्टेंट चित्रकार लेकर के आया हूं, पाश्चात्य चित्रकार जिसका नाम है पॉल गॉगिन। हम लोग इसे पॉल गॉग के नाम से भी जानते हैं। अक्सर कंफ्यूज लड़के हो जाते हैं कि गॉग कौन है और गॉगिन कौन है। तो एक ही व्यक्ति है, या तो इसको हम पॉल गॉगिन कहें या इसको हम पॉल गॉग कहते हैं। इसमें कोई भी शक नहीं है कि हम इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक ही व्यक्ति का नाम है, पॉल गॉगिन कह लें या पॉल गॉग कह लें। तो कहीं पर अगर हम गॉग कहें तो कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पर अगर हम गॉगिन कहें तो भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग एक नए कलाकार के बारे में जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार है, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। क्या आता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हमेशा क्वेश्चन आता है। तो आइए दोस्तों, तैयार हो जाइए और इस YouTube पर जो नए लोग देख रहे हैं, इस YouTube पर देखने नए लोग उसको जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर ऑनलाइन क्लास जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस महान कलाकार के बारे में जानते हैं। तो पॉल गॉगिन को हम लोग पॉल गॉग कहते हैं। पॉल गॉगिन उत्तर प्रभाववादी चित्रकार है। इसको क्या कहते हैं? उत्तर प्रभाववादी चित्रकार है। पॉल गॉगिन प्रतीकवादी चित्रकार है। पॉल गॉगिन एक मूर्तिकार भी हैं। पॉल गॉगिन एक प्रिंट मेकर भी हैं। प्रिंट मेकर यानी छापा कलाकार भी हैं। और पॉल गॉगिन एक लेखक भी हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया है कि पॉल गॉग नाम, उनका पूरा नाम, मतलब इनको गॉग भी कहते हैं, इनको उत्तर प्रभाववादी चित्रकार, इनको प्रतीकवादी चित्रकार, इनको मूर्तिकार, इनको प्रिंट मेकर, इनको लेखक के रूप में जानते हैं। ये एक ऐसे उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं जिनको महान चित्रकारों में इनकी भी गिनती गिनी जाती है। ठीक है, इनकी भी गिनती गिनी जाती। इन्हीं की प्रेरणा से, ध्यान देना, इन्हीं की प्रेरणा से प्रतीकवाद को जन्म हुआ, या कह ले प्रतीकवाद के जन्मदाता यही हैं। प्रतीकवाद के जन्मदाता भी इन्हीं को ही मानते हैं, यानी प्रतीकवादी के ये पॉल गॉगिन जो है इसी के ये जन्मदाता भी हैं। अब सवाल उठता है, प्रश्न उठता है कि अगर ऐसे में ये सब विकल्प दिए हों तो हम इस चित्रकार को बारे में माने। तो सबसे पहले आप ये टिक लगाइएगा कि ये एक उत्तर प्रभाववादी चित्रकार है। सबसे पहले यही लगाएंगे कि ये उत्तर प्रभाववादी चित्रकार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा, अगर ये विकल्प नहीं रहता है तो फिर सेकंड नंबर पे इसको मारेंगे आप, प्रतीकवादी चित्रकार के रूप में मारेंगे हम। और अगर ये विकल्प नहीं आता है तो फिर क्या मारेंगे? तो हम ये कहेंगे कि ये मुख्य रूप से मूर्तिकार, प्रिंट मेकर और लेखक, ये तीनों भी नाम आते हैं। अगर इन तीनों में नाम भी आते हैं तो ये एक मूर्तिकार भी रूप में जाने आते हैं। बाकी समझ ही गए आप लोग। तो मूल रूप से इनको हम क्या कहेंगे? उत्तर प्रभाववादी। या अगर विकल्प नहीं होगा तो ये होगा प्रतीकवादी। बस दो ही नेम, ज्यादा नाम हो सकते हैं, ज्यादा यही दो नाम आ सकते हैं। तो इस तरह से पॉल गॉगिन एक अपने समय के उत्तर प्रभाववाद के महान चित्रकारों में इनकी गिनती गिनी जाती है। जब प्रभाववाद का नाम आता है तो उसमें सेजान का नाम, उसमें वान गो का नाम, उसमें गॉगिन का नाम भी लिया जाता है। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट कलाकार हैं। तो सीधी सी बात है कि हर महान कलाकार का जन्म होता है। इस महान कलाकार का, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस महान कलाकार का जन्म फ्रांस यानी पेरिस में, इसका जन्म पेरिस में 1848 में। ठीक है, इसका जन्म 1848 में इनका जन्म हुआ पॉल गॉगिन का। ये इनका क्या है? ये जन्म हुआ। इनके पिता एक पत्रकार थे। अब ऐसे समझ लो कि किस तरह के पत्रकार थे।
एक ऐसे पत्रकार, ध्यान देना, एक ऐसे पत्रकार, मेरी बात क्लियर समझिएगा, एक ऐसे पत्रकार जो वर्तमान में अगर हम उनको कंपेयर करें, तुलना करें, तो ऐसे पत्रकार को हम कह सकते हैं रवीश कुमार। एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार, यानी कि हमेशा सरकार के विरोध में काम करते हैं, सरकार विरोध में नहीं, जो सच्चाई है वो बताते हैं। वो ऐसे पत्रकार, जो उस समय के पत्रकार, इनके पिता ऐसे पत्रकार थे, और इनकी माता भी जो थी, इनकी जो माता थी वो भी एक क्रांतिकारी टाइप की महिला थी, क्रांतिकारी महिला थी। और दोनों ही ऐसे थे जो समाजवादी विचारधारा के थे, समाजवादी विचारधारा के थे, समझिएगा। यानी जब नेपोलियन की सरकार बनी तो ये लोग क्या थे, सच्चाई को दिखाते थे। तो ये लोग चले गए पेरू, यानी ये दोनों माता पिता ये जाने लगे कहां, पेरू। क्यों? क्योंकि इनकी माँ जो माँ इनकी थी वो पेरू की ही रहने वाली थी। कहां की थी? पेरू की रहने वाली थी। जब पेरू में जा रहे थे तो ये लोग पानी वाले जहाज से जा रहे थे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मैंने कहा था कि माता पिता जो थे ये समाजवादी विचारधारा के थे। नेपोलियन की सरकार बनी, जब नेपोलियन की सरकार बनी तो ये लोग पेरू की ओर चले गए। और पेरू में जब जा रहे थे, रास्ते में यानी पिता की हो गई मृत्यु, हो गई इनकी पिता की हो गई मृत्यु। और पेरू में ये वहीं पर ही बड़े होने लगे। जब 17 साल की आयु के हुए, यानी 17 वर्ष की आयु के हुए, यानी कौन? पॉल गॉगिन। मैंने बताया कि पॉल गॉगिन जब 17 वर्ष की आयु के हुए तो 17 वर्ष की आयु में ये नाविक बन गए। अब नाविक का मतलब यहां पर क्या है? नाविक का मतलब यहां पर ये कि जो पानी वाले जहाज होता है, पानी वाले जहाज के ये नाविक बन गए। नौकरी इनको मिल गई नाविक वाली। चित्रकारी से दूर दूर तक कोई लेना इनका नहीं था। इनका बचपन में चित्रकारी का मन नहीं लगता था, सोच ही नहीं थे कि चित्रकारी करना है हमको। ऐसे कोई भी इनकी दिमाग में विचारधारा इस तरह की नहीं आई थी। 17 वर्ष की आयु का अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। तो ये नौकरी करने लगे। और जिस समय नौकरी की थी 17 वर्ष, तो आप जोड़ लीजिए कि 17 वर्ष अगर करेंगे, 17 साल में नौकरी की, तो 7 साल नौकरी इन्होंने की, 7 वर्ष नौकरी की इन्होंने, ठीक है। और 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 7 14, यानी 24 वर्ष। 24 वर्ष की आयु में ये चले आए कहां? ये चले आए फ्रांस आ गए। क्यों? क्योंकि तब तक इनकी माता का भी देहांत हो गया था। माता का देहांत हो गया, पिता का देहांत हो गया, तो ये चले आए कहां? यानी ननिहाल इनका पेरू में था, तो ननिहाल छोड़ करके ही चले आए वहां जहां इनका जन्म हुआ था। तो ये सीधे आ गए फ्रांस में। फ्रांस में आकर रहने लगे। नौकरी इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। फ्रांस में आकर के यहां पर ये बन गए स्टॉक ब्रोकर के कार्यालय में इन्होंने लिपिक का कार्य किया। यानी ये लिपिक, यानी नौकरी यहां कर ली, लिपिक का कार्य किया। यानी लिपिक मतलब ये बन गए आपके क्लर्क, बन गए, लिपिक हो गए। और यहां पर ये लिपिक का काम करते रहे, पैसा खूब कमाया। स्टॉक ब्रोकिंग में पैसा बहुत होता है, तो इन्होंने खूब पैसा कमाया। तो अब परिवार किनको विवाह की चिंता हुई, तो इन्होंने डेनमार्क की एक लड़की थी जिसका नाम था, मैं आपको बताता हूं,
डेनमार्क की लड़की, डेनमार्क की लड़की थी। उस लड़की का नाम जिससे इन्होंने विवाह किया था उसका नाम था मेट सोफी गार्दो। उस लड़की का नाम था मेट सोफी गार्दो। इससे इन्होंने विवाह कर लिया और ये फ्रांस में ही ये रहने लगे। वहां पर इनका ठीक ठाक चल रहा था, बहुत अच्छा इनके पास, मतलब ये एक तरह देखा जाए तो बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया हो चुका था, सब सुविधाएं इनके पास थी। लेकिन मकान नहीं था, ये किराए पर रहते थे। ये काहे में रहते थे? ये एक किराए के मकान में रहते थे। अब जब किराए के मकान में रहते थे तो ये किराए का मकान यानी मकान मालिक, तो मकान मालिक जो था वो एक मूर्तिकार था। मकान मालिक वो क्या था? एक मूर्तिकार था, एक मूर्तिकार था। जब वो मूर्ति बनाता था तो ये बड़े उससे देखते थे, क्योंकि जब नौकरी से आते थे तो ये मूर्ति बनाते हुए बैठ के देखते, इनको बड़ा अच्छा लगता था। यहीं पर इनका एक सहयोगी, मकान मालिक यानी मूर्तिकार, इनका एक सहयोगी यानी हेल्पर, उस हेल्पर का नाम था एमिल जोला मत समझिएगा, एमिल सेफानेक। एक बार क्लियर कर लेते हैं, हाँ यही नाम है, एमिल सोफानिक। ये एमिल सोफानिक नाम था उसका, वो इनका सहयोगी था। और किसका? गॉगिन का, पॉल गॉगिन का ये मित्र था। एमिल सोफानिक गॉगिन का मित्र था और ये मूल रूप से क्या था? ये एक चित्रकार था। तो एमिल सोफानिक जो थे ये अक्सर इनको चित्रकारी के बारे में बताते रहते थे। इसी बीच में ये चित्रकारी करते थे, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया यहां से, मकान मालिक यहां से इन्होंने, एमिल सोफानिक, क्योंकि इनकी सरकारी नौकरी लग गई थी। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इनकी लग गई नौकरी चित्रकार, यानी ये बन गए कला अध्यापक। जब ये कला अध्यापक हो गए तो इनकी मुलाकात जो है वो प्रभाववादी चित्रकारों से हुई। किनकी? एमिल सोफानिक। एमिल सोफानिक ने देखा कि पॉल गॉगिन का लगाव चित्रकारी में बहुत है, तो मैं बताता हूं आपको आगे। एमिल ने गॉगिन को प्रभाववादी चित्रकार कामी पिसारो से मिलवाया। किससे मिलवाया? कामी पिसारो से मिलवाया। अब ये कामी पिसारो से मिले, कामी पिसारो ने इनको प्रकृति चित्र बनाना सिखाया। इन्होंने क्या सिखाया इनको इन्होंने प्रकृति, हम प्रकृति ना कहेंगे, सीधे कहेंगे नैसर्गिक चित्र बनाना सिखाया। तो अब हम क्या कहेंगे? अब हम ये कहेंगे कामी पिसारो जो हैं वो पॉल गॉगिन के गुरु हुए। क्या हुए? पॉल गॉगिन के ये क्या थे? गुरु थे। ठीक। और यही जो थे सेजान के भी गुरु थे। ये सेजान के भी गुरु थे, ध्यान रखना। किसके गुरु? सेजान के भी गुरु यही थे, पॉल गॉगिन। तो इनके भी गुरु हुए और सेजान के भी गुरु हुए। तो माना यह जाता, मैंने आपको शुरुआत में हेडिंग में डाला था जब मैं उत्तर प्रभाववाद पढ़ा रहा था, तो मैंने ये कहा था कि जो सेजान जो थे वो बरोक कलाकार के पुंस कलाकार से बहुत ही प्रभावित थे, पुंस कलाकार से। तो माना यह जाता है कि पितामह जो है वो कौन है?
आधुनिक कला के जन्मदाता सेजान है। तो आधुनिक कला के पितामह कौन है? तो कहेंगे पुंस, और पुंस नहीं कह के तो सीधे कहेंगे कामी पिसारो। अगर यही दो विकल्प होंगे तो पुंस या कामी पिसारो, ये कह सकते हैं कि आधुनिक चित्रकला के पितामह और आधुनिक चित्रकला के जन्मदाता सेजान कह लें या वान गो कह लें। तो इस तरह से पॉल गॉगिन ने नैसर्गिक चित्र बनाना शुरू किया और इन्होंने एक चित्र बनाया विवस्त्र स्त्री। क्या बनाया इन्होंने? पॉल गॉगिन ने 1876 में 1876 में इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया विवस्त्र स्त्री। विवस्त्र स्त्री कौन सा चित्र बनाया था? इन्होंने विवस्त्र स्त्री नामक चित्र बनाया। और ये चित्र, क्या आप लोगों में से किसी को मालूम है कि 1876 में एक प्रदर्शनी हुई थी? वो कौन सी प्रदर्शनी थी, किसी को मालूम है? 1876 में प्रभाववाद की पहली प्रदर्शनी हुई थी। उस प्रदर्शनी में विवस्त्र स्त्री, यानी ये कह लें कि ये जो चित्र था, ये चित्र क्या हुआ था? स्वीकृत हुआ था, है ना? किसकी थी? प्रभाववाद की। तो प्रभाववाद की प्रदर्शनी में चित्र स्वीकृत हुआ तो बहुत प्रसन्न हुए। अब इन्होंने क्या किया? चित्रकारी खाली करने लगे। चित्रकारी करने लगे, नौकरी गई भाड़ में। नौकरी इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। पत्नी गुस्साई, कहा कि हम केवल एक ही दोषी मानते व्यक्ति को, और वो कौन व्यक्ति है? वो व्यक्ति जो हमारे पति को बिगाड़ा है, वो व्यक्ति कौन है? वो कहेंगे कामी पेशारो। यानी उनकी पत्नी ने जिसको दोषी माना है इनके पति को दूसरे रास्ते पर ले जाने का, वो है कौन? कामी पेशारो। कुल मिलाकर के इन्होंने चित्रकारी करना शुरू किया, नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ी तो पैसा आना बंद हो गया। अब धीरे धीरे घर की हालत बिगड़ने लगी, और जब घर की हालत बिगड़ती है तो पत्नी गुस्साती है, तो सभी जानते हैं, है ना? तो पत्नी जब उनकी गुस्साने लगी तो क्या होगा भाई? सीधे जो है, जब इनकम रुक गई तो पत्नी कहाँ लेके जाएगी? मैके लेके जाएगी। तो इनको और अपना बच्चा, इनका एक था 6 साल का, उस बच्चे को और तीनों लोग चले गए कहाँ? मैके। और मैके कहाँ था इनका? कोपेनहेगन। ठीक, ये चले गए कहाँ? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन गए। कोपेनहेगन में कुछ समय यहां रहे। फिर यहीं पर इन्होंने, ध्यान देना, यहीं पर इन्होंने चित्रकारों अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। उन चित्रों को वहां के लोगों ने, जनता ने उन चित्रों को विरोध किया, तो वहां की सरकार ने इनके चित्रों को कह दिया कि आप अपनी दुकान बंद कर लो भैया यहां से। तो सीधी सी बात है कि हालत इनकी खराब हुई। मैके ससुराल में, ससुराल किनकी है? गॉगिन की। तो गॉगिन को वहां सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए गॉगिन गुस्से में कहा चलो पत्नी को लेकर। पत्नी जाने तैयार नहीं थी, तो उन्होंने उठाया अपने 6 साल बच्चे, उसको सीधे ले आए फ्रांस, पेरिस। वहां ला करके अपने बच्चे के साथ रहते और किसी तरह से किसी से कमाई उमाई करते, लेकिन अच्छी तरह नहीं होती। एक दिन पत्नी आई, अपने बच्चों को लेकर चली गई। अब इस तरह से ये परिवार से मुक्त हो चुके थे। परिवार से मुक्त होने के बाद इन्होंने अब केवल एक ही काम करना शुरू किया, चित्रकारी करना शुरू किया। लेकिन चित्रकारी के लिए भी पैसा चाहिए, पैसा था नहीं इनके पास। ऐसे में इनकी हालत कमजोर होने लगी। तब इन्होंने कुछ नया काम इधर उधर ढूंढा, लेकिन नहीं मिला, तो फिर चले गए पनामा। कहां चले गए? ये चले गए पनामा। पनामा चले गए। पनामा चले गए। यहां पनामा जब यहां पहुंचे तो कोई काम नहीं मिला, तो इनको यहां पर काम चल रहा था, नहर बन रही थी। पनामा में नहर बन रही थी, पनामा नहर। तो जब ये नहर बन रही थी तो नहर की खुदाई में काम मिला। परिश्रम ज्यादा था, इनकम कम थी, पैसा ज्यादा मिलता नहीं था। तो ऐसे में पनामा नहर की खुदाई में काम इनका चल रहा था।
थोड़ी बहुत मिल रही थी, लेकिन इसी बीच में इनको बीमार हो गए और ये पेचिस से परेशान हो गए, इनको पेचिस हो गया, अतिसार हो गया। उसी हालत में ही फिर चले आए फ्रांस। फ्रांस में आकर के यहाँ रहने लगे, लेकिन इनकी हालत अच्छी नहीं थी। चित्कारी करते थे, जो पैसा कमाते थे वो अपनी अपनी बीमारी चिकित्सा में खर्च कर देते थे। तो एक दिन इतने गुस्से में थे कि आर्सेनिक खा गए, आत्महत्या करने का सोचा, आर्सेनिक, लेकिन इतनी नहीं खाए थे कि इनकी डेथ हो जाए। डॉक्टर ने इनके लोग जानने वाले लोगों ने इनका इलाज करा, कुल मिला के सही हो गए। अब इनकी कला, फिर इन्होंने कला शुरू की। तो अब इनकी कला में क्या मिलता है? नुवो कला। कौन सी कला है? वो है नुवो कला, ध्यान रखिएगा। नुवो कला का प्रभाव दिखाई देता है इनकी कला में, यानी गॉगिन की कला में नुवो कला का प्रभाव दिखाई देता है। और इन्होंने कहा कि जितने भी लोग चित्रकारी करते हैं उन चित्रकारों को ये चाहिए कि वो रंग और रेखा का सही प्रयोग करें। अगर रंग रेखा का सही प्रयोग करेंगे तो वो चित्र अधिक सुंदर बनेगा। ये किसका कथन है? ये कथन है किसका? पॉल गॉगिन का। नुवो कला का प्रभाव दिखाई देता है, और इस कला का जो जन्म हुआ है वो हुआ है बेल्जियम में। बेल्जियम में इस कला का जन्म हुआ, ध्यान देना। नुवो कला, इस कला का जन्म कहां हुआ? बेल्जियम में हुआ। आगे हम आपको नुवो कला पढ़ाएंगे। नुवो कला मूल रूप से इसमें चमकदार रंगों का प्रयोग किया था, बहुत सारे काम होते हैं। फिलहाल आगे बस इतना ध्यान रखिए, नुवो कला क्या है? तो नुवो कला का जो जन्म हुआ है वो बेल्जियम में हुआ है, और जर्मनी में इसको बड़ा अजीब नाम कहते हैं। मैं बता देता हूं नाम क्या है। जर्मनी में इसको कहते हैं, इससे जर्मनी में कहते हैं युगेंट। इसको जर्मनी में नुवो कला को क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे बड़ा अजीब नाम है, उसका नाम है युगेन टिस्टल। क्या नाम है? यूगेन टिस्टल, ये नाम है। थोड़ा सा अजीब नाम है, इसलिए मुझे देखना पड़ा है। क्या नाम है? यूगेन टिस्टल। तो यूगेन टिस्टल, इसको हम जर्मनी में इस नुवो कला के इस नाम से जानते हैं। कुछ समय तक इन्होंने इस पर काम किया, फिर कुछ समय बाद प्रतीकवाद पर भी काम किया था, उसको हम आगे अभी चर्चा करते हैं। फिलहाल आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब इनकी हालत अच्छी नहीं थी तो ये चले गए कोपेनहेगन। कहां चले गए? ये चले गए फिर कोपेनहेगन में कहां गए? जनजाति क्षेत्र में गए, और उस जनजाति क्षेत्र को कहते हैं ताहिती गांव। क्या कहते हैं उसको? ताहिती गांव। उसे क्या कहते हैं? ताहिती गांव। ध्यान रखना, उसे ताहिती गांव के नाम से जानते हैं। कोपेनहेगन जनजाति क्षेत्र में गए, कौन सा गांव था? वो ताहिती गांव था। ताहिती मतलब यहां पर आदिवासी रहते थे। इस गांव में आदिवासी, जनजाति में लिख दिया है, इसका मतलब आदिवासी निवास करते थे। इन्हीं आदिवासियों के बीच में ये भी आके रम गए। यहाँ खर्चा कम था, खाना पीना सब मिल जाता था। तो वहां का जो वातावरण था, जो वहां की व्यवस्था उन्होंने देखा। सब लोगों से बैठ के मिलते, बातचीत करते, उनके रहन सहन को देखते। इसी बीच में उनको एक महिला, आदिवासी महिला मिली। उस आदिवासी महिला से इनको प्रेम हो गया और उन्होंने उस आदिवासी महिला से विवाह भी कर लिया ताहिती गांव में। तो इस प्रकार से ताहिती गांव में जब तक रहे तो उन्होंने लगभग 60 चित्र बनाए। ताहिती गांव पर आधारित कितने चित्र बनाए? इन्होंने 60 रेखा चित्र। इन्होंने लगभग 60 रेखा चित्र बनाए। ध्यान रखिएगा, 60 रेखा चित्र बनाए।
और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण चित्रों के नाम मैं बता भी देता हूं कौन कौन से हैं। तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं, नोट कर लें इसको। उनमें से कुछ ताहिती गांव के प्रमुख चित्र, ताहिती गांव के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 ताहिती जीवन, ताहिती जीवन। नंबर 2 ताहिती के चारागाह, ताहिती के चारागाह। नंबर 3 ताहिती महिलाएं, 3 ताहिती महिलाएं। नंबर 4 ताहिती गांव के आदिवासी, ताहिती गांव के आदिवासी। ये इन्होंने किस पर बनाया, इन्होंने ताहिती जीवन पर। याद रख लीजिएगा, ये सभी जो हैं ये ताहिती गांव से जुड़े, ताहिती गांव से संबंधित, गांव से संबंधित, याद रखिएगा, संबंधित चित्र हैं ये। ऐसे में इन्होंने कुल 60 चित्र बनाए थे ताहिती गांव से। तो चलिए आगे हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं। और ताहिती गांव आए कब थे? ताहिती गांव आए थे 1891 में। 1891 में ताहिती गांव आए थे ये, और इस तरह से लगातार ये चित्र बनाते रहे। तब इन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण चित्र बनाया था 1892 में, ठीक है। 1892 में गॉगिन ने, यानी पॉल गॉगिन ने महत्वपूर्ण चित्र बनाया, और उस चित्र का नाम था नाफिया फा आइपो आइपो। मैं लिख देता हूं, उस चित्र का नाम क्या है? नाफिया फा आइपो आइपो। नाफिया फा आइपो आइपो, ये एक पूरा चित्र का नाम है। किसने बनाया था? तो पॉल गॉगिन ने इसे 1892 में बनाया था। इस चित्र में क्या दिखाया था? 2 महिलाओं को दिखाया गया था। इस चित्र में 2 महिलाओं को दिखाया गया था। याद कर लीजिएगा, इस चित्र में क्या दिखाया गया था? इस चित्र में 2 महिलाओं को दिखाया गया था। समझ रहे हैं आप लोग? और ये चित्र ध्यान दीजिएगा, इस चित्र को 2015 में, है ना, यह चित्र 2015 में एडोल्फ, क्या नाम है? एडोल्फ फैमिली ट्रस्ट ने बेचा था। 2015 में एडोल्फ फैमिली ट्रस्ट के पास ये चित्र था। इस चित्र को इन लोगों ने बेचा था। किसको बेचा था? इन्होंने बेचा था कतर म्यूजियम को, ठीक है। किसको बेचा था इन्होंने? ये चित्र बेचा था कतर म्यूजियम को, लगभग 300 मिलियन, ठीक है। कतर म्यूजियम को बेचा था इन्होंने, कतर म्यूजियम को बेचा था। वर्तमान में यह चित्र कहां है? तो कहेंगे कतर म्यूजियम में। वर्तमान में चित्र कहां है? तो कहेंगे कतर म्यूजियम में। ये जो चित्र है भारत का, समझना मेरी बात को, ये विश्व, ये विश्व का सबसे महंगा दूसरा चित्र है। तीसरा, ये विश्व का सबसे महंगा तीसरा चित्र है। दूसरा चित्र किसका है? दूसरा है तैयब मेहता का है। किसका है? दूसरा चित्र जो है
वो तैयब मेहता का है ना। और तैयब मेहता का चित्र का नाम है काली पेंटिंग, जो लगभग 26 दशमलव कुछ करोड़ में बिका था। लेकिन संपूर्ण विश्व में सबसे नंबर 1 पर महंगा चित्र कौन सा है, तो कहेंगे लियोनार्डो दा विंची। क्या कहेंगे? लियोनार्डो दा विंची का चित्र है। और उस चित्र का नाम क्या है, तो हम सीधे कहेंगे उस चित्र का नाम है सल्वाडोर मुंडी। सल्वाडर मुंडी याद कर लीजिएगा, जो विश्व का सबसे महंगा चित्र है। इस चित्र के बारे में जब हम आपको लियोनार्डो दा विंची बताएंगे तब हम आपको इसकी डिटेल और भी देंगे। फिलहाल अभी आप लोग को यह जानना है कि इन्होंने कौन चित्र बनाया था, नाफिया फा आइपो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका चित्र है, इसको हम लोग कहते हैं पॉल गॉगिन का। तो ठीक है, आइए आगे बढ़ते हम लोग। पॉल गॉगिन इन्होंने प्रतीकवादी चित्र भी बनाए थे। याद कर लीजिएगा, इन्होंने क्या प्रतीकवादी चित्र बनाए थे। प्रतीकवादी की डिटेल मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा। फिलहाल इतना जान लें कि प्रतीकवादी में क्या होता है। प्रतीकवादी में जब कोई विषय लिया जाता है तो उसके अभी तक की जितने चित्रकार थे, जब कोई विषय लेते तो उसके बाहरी क्षेत्रों को, बाहरी उसकी आकृति को देख करके चित्र बनाते हैं। लेकिन प्रतीकवादी चित्र उसके आंतरिक अवस्थाओं का देख करके चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो लोग? उसके आंतरिक व्यवस्थाओं को देख करके, उसका आंतरिक भाग क्या है उसको देखकर चित्र बनाते हैं और चमकीले रंगों का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में अगले लेक्चर में आपको हम जब बताएंगे, यानी ये अगला जो वीडियो आपका आएगा, जो खासतौर से जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए रहेगा, और यूट्यूब में ये शायद नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रतीकवादी चित्र ये पॉल गॉगिन ने भी प्रतीकवादी चित्र बनाए। इसी तरह से तो इन्होंने एक चित्र बनाया था गॉगिन ने, मैटरनिटी। पॉल गॉगिन ने बनाया था। इस चित्र में क्या है, 3 महिलाएं। क्या दिखाया है इस चित्र में? दिखाया है समुद्र तट पर 3 महिलाएं। समुद्र तट पर 3 महिलाएं। समुद्र तट पर 3 महिलाएं। इस चित्र को कहेंगे, या कह सकते हैं इस चित्र को हम, इसको कह सकते हैं, या भी कह सकते हैं, या क्या कहेंगे इसको हम, या कहेंगे इसको इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो इंग्लिश में इसको कहेंगे हम, चित्र को क्या कहेंगे? इस चित्र को हम 3 वुमेन ऑफ द सी। इसको अंग्रेजी में कहेंगे 3 वुमेन ऑफ द सी, यानी समुद्र के किनारे 3 महिलाएं। ये चित्र बनाया था किसने? ये चित्र बनाया था मैटरनिटी, गॉगिन ने बनाया था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये चित्र के बारे में पहले मैं डिटेल आपको बता देता हूं। तो ये जो चित्र बनाया था, ये चित्र 1899 में, इन्होंने 1899 में तैल रंग में, काहे बनाया था? तैल रंग में ये चित्र बनाया था। याद रखिएगा, ये चित्र इन्होंने 1899 में तैल रंग में ये चित्र बनाया था। जो ये चित्र वर्तमान में मैटरनिटी जो चित्र है, वर्तमान में हरमिटेज, कौन सा है? हरमिटेज संग्रहालय, हरमिटेज संग्रहालय सेंट पीटर्सबर्ग, ये कहाँ है? रूस में। वर्तमान में ये चित्र हरमिटेज संग्रहालय सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आज भी ये चित्र सुरक्षित है। समझ रहे हैं आप लोग? आज भी ये चित्र यहां पर सुरक्षित है। अब आइए बात करते हैं कि मैटरनिटी चित्र जो है सबसे पहले किसने बनाया। जल्दी मुझे बताइए कमेंट करके, ऑनलाइन वाले जो देख रहे हैं जल्दी कमेंट करके बताएं कि मैटरनिटी चित्र किसने बनाया था। जल्दी फटाफट बताएं मुझे।
सर्वप्रथम मैटरनिटी चित्र किसने बनाया था? मैटरनिटी चित्र सर्वप्रथम किसका है? तो आप कहोगे मैटरनिटी चित्र जो है सर्वप्रथम वान गो का। वेरी गुड पिंकी, किसका है? वान गो का। मैटरनिटी चित्र सबसे पहले वान गो ने बनाया था। फिर किसने बनाया? यही चित्र बनाया किसने? गॉगिन ने बनाया। और किसी का है जानकारी है? बताइए, और किसी को जानकारी है? जल्दी मुझे बताइए। इसके अलावा किसी और ने भी बनाया है? यस या नो? अगर है तो कौन है? नहीं मालूम। मैटरनिटी चित्र, यही चित्र बनाया था पिकासो ने भी। बनाएंगे, बनाया था नहीं, आगे बनाएंगे। कौन बनाएगा? पिकासो। पिकासो ने 1909 में बनाया था। तो इस तरह से मैटरनिटी के चित्र 3 लोगों ने बनाए हैं, एक वान गो, गॉगिन, पिकासो। ठीक है, ये रेखा चित्र में था वान गो, गॉगिन का तैल चित्र में, और पिकासो का हम आपको आगे बताएंगे। शायद में भी ये तैल रंग में है तो दिख क्लियर करके बताएंगे। चलिए, तो ये हो गया पॉल गॉगिन। पॉल गॉगिन क्या कहते थे? पॉल गॉगिन का कथन क्या है? ये कथन है पॉल गॉगिन का। पॉल गॉगिन का कथन क्या है? तो पॉल गॉगिन कहते थे मैं सत्यार्थ में आदिम हूं। ठीक है, गॉगिन का कथन क्या है? गॉगिन के अनुसार मैं सत्यार्थ में आदिम हूं। याद कर लीजिएगा, मैं सत्यार्थ में आदिम हूं। ठीक है, और किसी ने कहा था कि मैं एक नई व्यवस्था का एक आदिम कलाकार हूं। तो आदिम कलाकार किसने कहा है और सत्यार्थ आदिम किसने कहा? जरा मुझे बताएं। सत्यार्थ आदिम कहा है? गॉगिन ने कहा है। और मैं नई कला का आदिम कलाकार हूं, ये किसने कहा? तो आप कहोगे ना, गलत। सेजान ने कहा था। हाँ, बिल्कुल सही। किसने कहा था? गॉगिन के अनुसार मैं सत्यार्थ में आदिम हूं और मैं नई कला का जो है आदिम कलाकार, ये बात सेजान ने कही थी। ठीक है, इसी तरह से एक और चित्र है, एक कथन का है, रंगों में, रेखा में रंगों का सामर्थ्य है। इन्होंने ही कहा है रेखा में रंगों का सामर्थ्य। रंगों में सामर्थ्य है। ठीक है, रंगों में क्या है? सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या है? सामर्थ्य है। रेखा में रंगों का सामर्थ्य है। ये हो गया पॉल गॉगिन। अब आइए इनके हम प्रमुख चित्र देख ले, कौन कौन से इनके प्रमुख चित्र हैं। तो आइए इनके चित्र देखते कौन कौन से हैं। इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, बाजीगर का बाजार। नंबर 2, पीला ईसा। पीला ईसा। फिर इसी तरीके से आलू के बगीचे में ईसा। आलू के बगीचे में ईसा। इसी तरह से अंबेरी का स्वागत। अंबेरी का स्वागत। फिर 5वां है द मार्केट। इसी तरह से 6ठा है चारागार का दृश्य। चारागार का दृश्य।
इसी तरह से हम मेरी का स्वागत करते हैं, हम मेरी का स्वागत करते हैं। ठीक है। इसी तरह से पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी कौन सा नंबर है? 8। पृथ्वी व चंद्रमा। इसी तरह से ताबीज, और इनका चित्र है फल लिए हुए महिला, फल लिए हुए महिला। 11 चित्र इनका है रखवाला, रखवाला मृतात्मा, रखवाला मृतात्मा। इसी तरह से इनका और चित्र है, और इनका चित्र है 4 ब्रेटन महिलाएं, 4 ब्रेटन महिलाएं। इसी तरह से इनका और चित्र है आमों के बीच, आमों के बीच। 14 ब्रेटन लड़की, ब्रेटन लड़की, लड़की। और एक और चित्र इनका है, वो है तालाब पर। ठीक है, तालाब, तालाब पर। ये इनके चित्र हैं। एक बार फिर से ध्यान दें, मैंने कहा बाजीगर का बाजार, पीला ईसा इंपॉर्टेंट चित्र है, आलू के बगीचे में ईसा इंपॉर्टेंट चित्र है, अंबेरी का स्वागत, द मार्केट, चारागाह का दृश्य इंपॉर्टेंट है, हम मेरी का स्वागत करते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा, ताबीज, फल और महिला, रखवाला मृतात्मा इंपॉर्टेंट है, 4 ब्रेटन महिलाएं इंपॉर्टेंट है, ब्रेटन लड़की, तालाब पर। ये चित्र एक इन्होंने और भी चित्र बनाया, उसके बारे में आपको हम आगे बताते हैं। एक इनका चित्र और है, वो चित्र का नाम है हम कहां जा रहे हैं। चित्र का शीर्षक का नाम है हम कहां जा रहे हैं। हम कहां जा रहे हैं, ये चित्र का शीर्षक है। यह चित्र जो है 12 गुणे, ये किसमें है? 12 गुणे 4 सही 1/2 वर्ग इंच में चित्र है। ये 12 गुणे 4.5 वर्ग इंच, वर्ग मतलब दोनों गुणा हो गया, इंच इंच में है। और ये चित्र जब बना रहे थे तभी इन्होंने आर्सेनिक खाया था, लेकिन आर्सेनिक से बच गए थे और बाद में इनकी 1903 में इनकी मृत्यु हो गई थी। एक बात ध्यान दीजिएगा, तो मैंने आपको सेजान, वान गो और पॉल गॉगिन तीनों बताया है। जब तक इन लोगों ने काम किया तब तक इसका नाम प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद नाम नहीं था। ये मैंने आपको बताया था कि प्रभाववाद का जो नामकरण हुआ है वो 1910 और 11 में इंग्लैंड में इसका नाम हुआ था। मैंने स्टार्टिंग वाले दिन आपको पढ़ाया भी था, शायद आपको याद होगा। ठीक है। और एक कला समीक्षक ने कहा था, जल्दी उस कला समीक्षक का नाम बताइए, जिसने कहा था कि ये एक प्रभाववादी, उन्होंने पहली बार अपनी पुस्तक में इसे उत्तर प्रभाववादी शब्द नाम दिया था। ठीक है। तो चलिए, ये लोग मैंने आपको कमेंट दे दिया है, ये मैंने आपका क्वेश्चन दिया है, किसने कहा था। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो अपने इस YouTube में वीडियो पर अपना कमेंट्स डाल सकते हैं कि किसने कहा था कि ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं, या किसने इसको नाम दिया था। इस पर आप अपना कमेंट्स दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको ये नई चीज पढ़ाया है और जल्द ही हम आपको और भी चीजें देंगे, लेकिन इस पर अपना लाइक करिए, कमेंट करिए, और साथ में जो नए लोग हो रहे जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो नई चीजें मिलेंगी। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास करनी है तो जो दिए गए नंबर उस पर तुरंत आप मुझे फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।